हाय फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है नव लोक प्रशासन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एनपीए या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बारे में काफी ज्यादा परीक्षाओं में आता रहता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बात करेंगे, हमारा टॉपिक का नाम नवलोक प्रशासन। नवलोक प्रशासन को शॉर्टकट में कहते हैं एनपीए या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यह क्या, हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में पनपी हुई एक विचारधारा है, जिसने क्या किया था, लोक प्रशासन को केवल तटस्थ रह के कार्य करने की बजाय उन जन समस्याओं के समाधान के क्रम में ठोस और व्यवहारिक भूमिका निभाने की वकालत की थी। पहले क्या है, प्रशासन सिर्फ खड़ा खड़ा देखता रहता था। यदि समाज में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उस समस्या से ग्रसित यदि समाज है और वो परेशान हो रहा है, तो प्रशासन क्या करता था, केवल खड़ा रह के देखता था और कुछ भी नहीं करता था। तो नवलोक प्रशासन क्या कहता है, ऐसे खड़ा रह के देखने की बजाय जन समस्याओं के समाधान के क्रम में क्या ठोस और व्यवहारिक भूमिका निभाने की वकालत करता है। यह क्या पारंपरिक लोक प्रशासन की सीमाओं और सामाजिक प्रासंगिकता, इसकी कमी की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। कि मतलब जो लोक प्रशासन है वो कहता था लास्ट पहले कि भैया हमारी तो कुछ सीमाएं हैं और इन सीमाओं के अंदर रह के हम कार्य करेंगे। तो ये कहता है, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में हमारा नवलोक प्रशासन उभरा था। सबसे पहले कहा, अमेरिका में। सवाल ये आता है, नवलोक प्रशासन आया ही क्यों, मतलब नवलोक प्रशासन के उदय होने के पीछे क्या कारण थे। तो एनपीए का उदय हमारे 1960 के दशक के उत्तरार्ध में क्या है, अमेरिकी समाज में व्याप्त जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक और जो राजनीतिक उथल पुथल थी, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। जैसे बात करें अमेरिकी समाज में व्याप्त असंतोष और तनाव की बात करें, तो हमारे वियतनाम युद्ध, नागरिक अधिकार आंदोलन, गरीबी और गहरी अशांति जैसी समस्याओं के कारण अमेरिकी समाज में व्याप्त जो असंतोष और तनाव था, जिससे लोक प्रशासन की प्रासंगिकता पर सवाल उठने खड़े हो गए थे। इसीलिए नव लोक प्रशासन आया। फिर एक हनी रिपोर्ट आई थी 1967 में, सेम ही समय है। हनी रिपोर्ट आई थी 1967 में। बात करें, उसका विषय क्या था कि सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उच्च शिक्षा होनी चाहिए। जो सार्वजनिक सेवाएं होती है लोक प्रशासन की, उससे संबंधित क्या है, एमए या फिर जो हायर स्टडीज होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें क्या है, उनके लिए स्कॉलरशिप भी दी जानी चाहिए। तो हनी रिपोर्ट की सिफारिशों की बात करें, तो लोक प्रशासन में मास्टर ऑफ आर्ट्स मतलब एमए पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति की घोषणा की जाने की इसने सिफारिश की। फिर लोक प्रशासन में शोध कार्य करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। और लोक सेवा संबंधी शिक्षा हेतु क्या है, राष्ट्रीय योजना की स्थापना होनी चाहिए। कि लोक सेवा संबंधी शिक्षा है ना, इसके लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना होनी चाहिए। कि राष्ट्रीय आयोग क्या करेगा, लोक सेवा संबंधी शिक्षा के बारे में डिसाइड करेगा। बात करें हनी रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट लोक प्रशासन शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और व्यवहारिक बनाने पे केंद्रित है। इसके बाद आता हमारा फिलाडेल्फिया सम्मेलन। कौन सा फिलाडेल्फिया सम्मेलन आता है 1967 में। अध्यक्ष थे इसके हमारे सम्मेलन के चार्ल्स वर्थ, जेम्स चार्ल्स वर्थ। विषय क्या था हमारे इसका, कि लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार इसका विषय था। बात करें हमारे फिलाडेल्फिया सम्मेलन की मुख्य बातों की, या फिर इस सम्मेलन के अंदर कौन कौन सी सिफारिशें दी गई थी। कि पद सोपानी व्यवस्था को कैसा बनाया जाना चाहिए, लचीला बनाने पे जोर दिया जाना चाहिए, ताकि नौकरशाही को की जो कठोरता है इसको कम किया जा सके। समाज में क्या सामाजिक समता, जो सोशल इक्वलिटी है, इसकी स्थापना पे जोर दिया जाना चाहिए। लोक प्रशासन का ध्यान निर्धनता, बेरोजगारी, प्रदूषण जैसी जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन पे होना चाहिए, न कि केवल प्रक्रियात्मक दक्षता पे। बात करें फिलाडेल्फिया सम्मेलन की, तो ये सम्मेलन क्या करता है, राजनीतिक प्रशासन विभाजन का विरोध करता है। और ये मानता है कि राजनीति और प्रशासन के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, न कि अलग अलग है। फिर आते हैं हमारे मिनोब्रुक सम्मेलन। ये हमारे 1968 में होता है, पहला मिनोब्रुक सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष थे हमारे ड्वाइट वॉल्डो। ड्वाइट वॉल्डो की बात करें, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य या मुख्य मुद्दा क्या था, इसका मुख्य मुद्दा था लोक प्रशासन में मूल्य निरपेक्षता और इसकी प्रासंगिकता। आप इसे याद रखेंगे कि लोक प्रशासन में क्या मूल्य निरपेक्षता और इसकी प्रासंगिकता इसका मुख्य मुद्दा था। इस सम्मेलन में क्या हुआ, लोक प्रशासन के लक्ष्य के रूप में प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन, इनको चिन्हित किया गया था लोक प्रशासन के क्रम में। आप नवलोक प्रशासन के 4 मूल्य हैं ये, आप इसको इसके बारे में पता होना चाहिए, जिसको आप याद करेंगे। प्रोफेसर, कैसे, प्रोफेसर मुसापरी, इससे याद करेंगे प्रोफेसर मुसापरी। प्रो का मतलब होता है कि हमारे प्रासंगिकता, मु से मूल्य, सा से सामाजिक समता, परी से परिवर्तन। आप चारों के नाम आप याद रखेंगे, प्रोफेसर मुसापरी या प्रो मुसापरी, कैसे भी आप याद कर सकते हैं। इन्हें 4P के नाम से भी जाना जाता है। 4P मतलब पर्पज, प्लेस, पर्सन और पब्लिक, या फिर 4R के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे रेलेवेंस, रिजल्ट, रेस्पॉन्सिवनेस, राइट, इनके नाम से भी जाना जाता है। ड्वाइट वाल्डो ने क्या किया, ड्वाइट वाल्डो ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, मतलब जो बिल्कुल
तनाव की स्थिति है, उस समय का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, टर्बुलेंस के समय का, तो उस पे क्या एक लेख लिखा था, जो प्रकाशित कराया जिसने क्या एनपीए के विचारों को व्यापक रूप से प्रसारित किया था, सभी को बताया था कि एनपीए होना चाहिए, नवलोक प्रशासन होना चाहिए। अर्थात प्रशासन में किन-किन चीज़ों का समावेश या फिर परिवर्तन होना चाहिए। हमने देख लिया, एक तो प्रोफेसर मुसाफरी, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन। साथ ही इसमें 4P मतलब पर्पज़, प्लेस, पर्सन और पब्लिक या फिर हम क्या जोड़ सकते हैं रेलेवेंस, रिजल्ट, रेस्पॉन्सिवनेस और राइट्स। इनको जोड़ सकते हैं नवलोक प्रशासन के अंदर। अब हम बात करेंगे नवलोक प्रशासन या एनपीए के लक्ष्य की। तो एनपीए ने लोक प्रशासन के लिए 4 मुख्य लक्ष्यों को परिभाषित किया है। कितने? 4 मुख्य लक्ष्य हैं। कौन-कौन से? प्रोफेसर मुसाफरी का प्रो मतलब प्रासंगिकता। तो लोक प्रशासन की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रासंगिकता सहित व्यावहारिकता पे बल देना चाहिए। भई ये तो है लोक प्रशासन की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रासंगिकता होनी ही चाहिए। साथ ही साथ व्यावहारिकता पे भी उसको बल दिया जाना चाहिए। जिसका ये अर्थ है कि प्रशासन को वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। फिर आता है हमारा मूल्य जिसे वैल्यूज कहते हैं। तो लोक प्रशासन में मूल्य मुक्तता के स्थान पर मूल्य उन्मुक्तता पर बल दिया गया है। क्या मूल्य मुक्तता की जगह किस पे बल दिया जा रहा है? मूल्य उन्मुक्तता पर। क्यों? क्योंकि मूल्य प्रशासन का शोषित, दमित और जो सुविधा विहीन वर्ग है उसकी ओर झुकाव रहता है। मूल्य प्रशासन मूल्य युक्त प्रशासन होता है। इसका क्या शोषित, दमित और जो सुविधा विहीन वर्ग है इसकी ओर झुकाव रहता है। एनपीए मानता है कि प्रशासन को सामाजिक न्याय और समता जैसे जो मूल्य हैं इनके प्रति उनको प्रतिबद्ध रहना चाहिए। किसको? प्रशासन को। तीसरा आता है से सामाजिक समता या सोशल इक्वलिटी। तो नौ लोक प्रशासन क्या है? समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला प्रशासन होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक सेवाओं और संसाधनों का वितरण निष्पक्ष रूप से हो और कोई भी समूह इससे वंचित ना हो। इसलिए एनपीओ को क्या कहा जाता है? जनोन्मुखी प्रशासन मतलब पीपल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। चौथा आता है मतलब परिवर्तन चेंज। एनपीए क्या करता है? यथास्थिति का विरोध करता है और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का समर्थन करता है। ये मानता है कि प्रशासन को सामाजिक समस्याओं को हल करने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए सक्रिय रूप से परिवर्तन का सूत्रधार होना चाहिए। तो हमने देख लिया प्रोफेसर मूसा परी। बात करें नवलोक प्रशासन की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता आती है राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का ये विरोध करता है। मतलब एनपीए राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का सिद्धांत का प्रबल विरोध करता है। ये मानता है कि प्रशासन और राजनीति क्या है? अविभाज्य, इनको अलग-अलग नहीं किया जा सकता। तो मानवीय दृष्टिकोण की बात करें, एनपीए क्या करता है? मानवीय दृष्टिकोण का समर्थक है, जो संगठन में कर्मचारी की भावनाओं, प्रेरणाओं और जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती है, उनको महत्व देता है। लक्ष्य की बात करें, एनपीए का लक्ष्य क्या है? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिया है इनके बारे में। ये कठोर पद सौपानिक व्यवस्था का विरोध करना, तो ये क्या है? कठोर पद सौपानिक व्यवस्था इसका विरोध करता है और इसकी बजाय क्या है? लचीली, विकेंद्रीकृत और सहभागी संरचनाएं होती है ना, इनका समर्थन करता है। बात करें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 4D, 4D की बात करें तो एनपीए के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए 4 साधन काम आते हैं, जिन्हें 4D के नाम से जाना जाता है। 4D की बात करें तो पहला डी का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण, मतलब निर्णय लेने की शक्ति को निचले स्तरों तक भी ले जाया जाना चाहिए। दूसरा होता है डेलीगेशन मतलब प्रत्यायोजन, तो अधिकारी को कार्य और अधिकार सौंपा जाना चाहिए ताकि उन कार्यों को आसानी से किया जा सके। फिर लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटाइजेशन मतलब प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सहभागी और लोकतांत्रिक बनाना। अगला आता है चौथा नौकरशाहीकरण मतलब डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन मतलब नौकरशाही की जो कठोरता है और अक्षमता है इनको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो हमने देखा कि एनपीए के 4 लक्ष्य थे और 4 लक्ष्य को प्राप्त करने के 4 साधन है जिन्हें 4D के नाम से जाना जाता है। अगली विशेषता आती है ग्राहकोन्मुखता मतलब यह ग्राहकोन्मुखता मतलब क्लाइंट ओरिएंटेशन पर बल देता है। यानी कि प्रशासन को जनता की जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। अब बात करेंगे हम एनपीए की आलोचना के बारे में। इसकी आलोचना भी की जाती है। एनपीए की कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं, जैसे विकासशील जो देश है इनके लिए इनकी प्रासंगिकता बात करें, चूंकि ये विचारधारा हमारे अमेरिका में शुरू हुई थी, अतः कुछ आलोचकों का मानना है कि ये विकासशील देशों के लिए ज्यादा प्रासंगिक नहीं है, जिनकी अपनी विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां होती है। फिर विरोधाभास की बात करें, एक तरफ तो एनपीए प्रशासनिक तंत्र पर अपनी निर्भरता दिखाता है, मतलब सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन होना जरूरी है। दूसरी तरफ यह अवधारणा क्या करती है? नौकरशाहीकरण का समर्थन करती है, मतलब कि कम से कम प्रशासन होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है, मतलब विरोधी प्रतीत होते हैं। फिर मूल्यों पर अत्यधिक बल,
बात करें तो एनपीए क्या करता है, मूल्यों पर अत्यधिक बल देता है, जिससे इनकी व्यावहारिकता और निष्पक्षता पे सवाल उठते हैं। क्यों? क्योंकि मूल्य की व्याख्या क्या है, व्यक्तिपरक हो सकती है। हर व्यक्ति अलग-अलग तरह से मूल्य को परिभाषित कर सकता है। तो ये इसकी कुछ कमियाँ। अब हम देखेंगे मिनोब्रुक सम्मेलन हमने देखा, पहला तो देख ही लिया था, तो उसके बारे में देखें। तो एनपीए के विकास और दिशा को साकार करने के लिए क्या? एनपीए के विकास और दिशा को साकार मतलब आकार देने के लिए मिनोब्रुक सम्मेलन, जो मिनोब्रुक नाम की जगह है न्यूयॉर्क में, वहां आयोजित किए गए थे। तो इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। किसके लिए? एनपी के विकास और दिशा को आकार देने में। पहला मिनोब्रुक सम्मेलन दोबारा पढ़ लेते हैं 1968 में। अधिक बात करें इसमें, तो इसमें अधिकतर सहभागी कैसे थे? युवा थे। क्यों? क्योंकि परिवर्तन का दौर चल रहा था, टर्बुलेंस का दौर चल रहा था। इसका आयोजन हमारे अमेरिकी सामाजिक आर्थिक जो उथल पुथल थी, टर्बुलेंस थी, हमने देखा था, तो उसी के दौरान हुआ था। इसमें क्या लोक प्रशासन की प्रासंगिकता, मूल्य उन्मुखता, सामाजिक समता, परिवर्तन में क्या लोक प्रशासन की जो भूमिका है, इन विषयों पर काफी गहन रूप से चर्चा की गई थी। यह सम्मेलन क्या लोक प्रशासन का आलोचक था कि लोक प्रशासन कम से कम होना चाहिए। विशेषकर कैसा, जो पारंपरिक रूप से लोक प्रशासन है, उसका आलोचक रहा है। दूसरे मिनोब्रुक सम्मेलन की बात करें 1988 में, अर्थात 20 साल बाद हुआ। इसमें हमारे युवा और वरिष्ठ दोनों तरह के सहभागी साथ थे। इसका आयोजन हमारे विश्वव्यापी जो आर्थिक सुधार थे, जैसे हमारे एलपीजी सुधार हुए थे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसके दौरान हुआ था। इसमें हमारे नेतृत्व, प्रौद्योगिकी और नीति विषय, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई थी। मतलब नेतृत्व, प्रौद्योगिकी और नीति, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई थी। ये सरकार की सीमित भूमिका पर बल देता है कि सरकार तो होनी चाहिए, लेकिन सीमित होनी चाहिए। और नवलोक प्रबंधन के विचारों से ज्यादा प्रभावित था। दूसरा हमारा मिनोब्रुक सम्मेलन जो 1988 में हुआ था। तीसरा मिनोब्रुक सम्मेलन जो हमारा 2008 में हुआ था, उसकी बात करें तो इसमें 13 देशों के 220 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और इसका आयोजन क्या है? अमेरिकी जो आर्थिक मंदी थी, एम गवर्नेंस मतलब जो मोबाइल गवर्नेंस थी, इसके दौरान हुआ था। बात करें इसकी, तो इसमें चर्चा के मुख्य बिंदु क्या? प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, जिसे टार कहते हैं। क्या कहते हैं? टार, TAR, मतलब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, और साझा प्रयास। इस तरह के जो मुख्य बिंदु थे इस सम्मेलन के। इसमें क्या लोक प्रशासन की मानव कल्याण और मानव उत्थान में प्रभावी भूमिका को रेखांकित किया गया था कि लोक प्रशासन क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें मानव का कल्याण और मानव का उत्थान करना है। लोक सेवा के संदर्भ पर इसमें काफी ज्यादा जोर दिया गया था। इसका आयोजक कौन था? रोजमेरी ओलेरी। आप इसे याद रखेंगे। इसका आयोजक किसने किया था? रोजमेरी ओलेरी ने किया था। इस आयोजन की या इस सम्मेलन की थीम क्या थी? द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक सर्विस अराउंड द वर्ल्ड, मतलब लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन और विश्व भर में लोक सेवा का भविष्य, इसकी थीम थी। रोजमेरी ओलेरी और सुन ही किम, इन दोनों ने क्या किया मिलके? मिनोब्रेन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जितने भी लेख आए थे, उनमें जो श्रेष्ठ लेख थे, उनको क्या है द बेस्ट ऑफ मिनोबुक थर्ड नाम की एक पुस्तक में छपवाया। ये तीनों के तीनों सम्मेलन की बात करें तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में विचार विमर्श और विकास के लिए मील के पत्थर साबित हुए हैं। हो सकता है अगला मिनोबुक सम्मेलन हमारे 2028 में हो। तो इस प्रकार आज के एक लेक्चर के जरिए हमने नवलोक प्रशासन के बारे में काफी डिटेल से चर्चा की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।